नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में मैं अवधेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एडवांस सीरीज में दोस्तों आज हमारी ये 142 क्लास है और हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। अभी हम एडवांस सीरीज के अंदर पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पिछली जो क्लास थी, दोनों ही क्लासेस हमारी काफी इंपोर्टेंट थी। दो क्या मतलब पिछले 3-4 जो क्लासेस देखें तो उनके जितने भी जो क्वेश्चंस थे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एक क्लास में हमने पूरा सीवियर जो डिहाइड्रेशन उसके बारे में बात की और जो पिछली जो 2 क्लासेस हैं उनके अंदर हमने कॉन्जेनिटल जो हार्ट डिजीजेज हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से हमने क्या किया है दोस्तों, डिस्कस किया है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की हमारी जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे जो उससे रिलेटेड आएंगे, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो मेन फोकस्ड होगी, एक तो आपका इम्यूनाइजेशन के बारे में और कुछ जो कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो है, ए 3 year old child इज शेड्यूल्ड फॉर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। 3 साल का बच्चा है दोस्तों और उसको क्या किया गया है, शेड्यूल किया गया है कि उसका क्या होने वाला है, कार्डियक कैथेटराइजेशन होने वाला है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर आफ्टर दिस प्रोसीजर। अब बता रहा है कि इस प्रोसीजर के बाद में कौन सी ऐसी चीज है दोस्तों जो क्या बनेगा, प्रायोरिटी नर्सिंग केयर बनेगा। पहला दे रखा है एनकरेजिंग द अर्ली एम्बुलेशन। एक्चुअली में दोस्तों जिस साइट के ऊपर वो करते हैं ना, तो उसको कुछ समय के लिए हम इमोबाइल रखते हैं। मैंने आपको कार्डियक कैथेटराइजेशन पूरा पढ़ाया हुआ है, आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जाकर वहां पे देख सकते हो। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चा है दोस्तों उसको हम बेड पर ही रखते हैं। ठीक है, बच्चे को हम कहां रखते हैं, बेड पे रखते हैं। तो चाइल्ड इज केप्ट ऑन बेड, बच्चे को बेड पे रखा जाएगा, केप्ट ऑन बेड, लगभग 6 से लेकर 8 घंटे के लिए, 6 to 8 आवर्स। इसलिए ये गलत है कि हम अर्ली एम्बुलेशन को इसमें एनकरेज नहीं करते हैं। सेकंड है मॉनिटरिंग द साइट फॉर ब्लीडिंग। बिल्कुल सही है, ये इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा कि हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे साइट को ब्लीडिंग के लिए। क्यों दोस्तों कि एक्चुअली में जो हेमरेज है वो इस प्रोसीजर का, क्योंकि आर्टरी को पंचर कर रहे हो तो आर्टरी के पंचर करने के कारण वहां से ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होगा। और ये जो हेमरेज है ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, वो भी मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। तो इसके अंदर जो हेमरेज जो होता है, हेमरेज जो है, हेमरेज दिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, कुछ नहीं लिखा, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। तो इसलिए ये जरूरी होता है दोस्तों कि जो ब्लीडिंग है उसको मॉनिटर करना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है कि रेस्ट्रिक्टिंग द फ्लूइड अंटिल द ब्लड प्रेशर इज स्टेबलाइज्ड। एक्चुअली वैसा कोई जरूरी नहीं होता कि भाई ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होगा तभी होगा, जैसे ही जो बच्चा है वो टॉलरेट करने लग जाता है तो उसके बाद में हम क्या दे सकते हैं, फ्लूइड कैन बी गिवन। तो फ्लूइड है वो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्लूइड कैन बी गिवन जब आफ्टर टॉलरेटिंग। ठीक है, बच्चा जब टॉलरेट करने लग जाता है तो उसको देने लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि भाई ब्लड प्रेशर जो है वो स्टेबलाइज होगा। फोर्थ जो ऑप्शन है बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि कंफ्यूजिंग ऑप्शन है कि ये हमें कंफ्यूज करता है। फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या है, कंपेयरिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब लगेगा कि ये बात सही है, लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। कभी भी हम ब्लड प्रेशर को कंपेयर नहीं करते हैं, कंपेयर की जाती है पल्स। ध्यान रखना, किस चीज को कंपेयर करते हैं, पल्स को कंपेयर करते हैं। दोनों जो एक्सट्रीमिटीज है जो अफेक्टेड है, मतलब जहां से कार्डियक कैथेटराइजेशन किया गया है वहां से, और जिससे नहीं किया गया, उन दोनों की जो पल्स है दोस्तों, उन दोनों को हम क्या करते हैं, उस पल्स को हम क्या करते हैं दोस्तों, कंपेयर करते हैं, न कि बीपी को। तो यहाँ पर अगर पल्स होता तो फिर भी ये ठीक था, लेकिन यहाँ पर जो बीपी दे रखा है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मॉनिटरिंग द साइट फॉर ब्लीडिंग। कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में ब्लीडिंग साइट को मॉनिटर करना या साइट को ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना क्या होता है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होता है। तो लिख लो, इसमें लिखो कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद, कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद, कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद साइट पर ब्लीडिंग को, मतलब अफेक्टेड साइट जहां से पंचर की गई थी आर्टरी, ब्लीडिंग को मॉनिटर करना, मॉनिटर करना प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है। ठीक है, इसके बाद बिना कोई टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। ए पेरेंट ब्रिंग ए 2 month old infant with डाउन सिंड्रोम। तो मैंने डाउन सिंड्रोम पूरा बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पिछली क्लासेस में आप जाकर देख सकते हो कि एक पेरेंट है, 2 महीने का बच्चा है, इन्फेंट है, डाउन सिंड्रोम हो रखा है, उसको लेके आता है, पीडियाट्रिक क्लिनिक पे लेके आता है। किस चीज के लिए लेके आता है, फॉर फिजिकल एंड
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए और भाई इम्यूनाइजेशन जो भी है उसके लिए वो उसको लेके आता है। द नर्स परफॉर्म्स एन इनिशियल फिजिकल असेसमेंट व्हिच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड अलर्ट द नर्स टू परफॉर्म ए फर्दर असेसमेंट, कि भाई इनमें से कौन सी चीज है व्हिच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड अलर्ट द नर्स टू परफॉर्म ए फर्दर असेसमेंट, मतलब इन चारों सिम्टम में से ऐसा कौन सा सिम्टम है जिसे देखने के बाद उसको ये लगे कि मुझे और ज्यादा असेसमेंट करने की जरूरत है। मतलब कि इस क्वेश्चन में देखो समझने की क्या चीज है कि हमें वो चीज समझनी है जो कि डाउन सिंड्रोम के अलावा है, क्योंकि दोस्तों डाउन सिंड्रोम है और अगर उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं तो वो चीज तो ठीक है भाई, डाउन सिंड्रोम में उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो भी है, जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब आएंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आपको और कोई किसी डिजीज का दिखाई देता है ना तो उस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, वापस असेस करने की जरूरत है कि ये सिम्टम इसके अंदर कैसे आ गया। ठीक है, तो पूरा डाउन सिंड्रोम मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, तो एक बार आप जाके देख लेना। पहला ऑप्शन क्या इसमें कि फ्लैट ऑक्सीपुट है, तो वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होता। मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है कि जिस प्रकार से एक्चुअली में बेबी के अंदर इस प्रकार से ऑक्सीपुट मान लो नॉर्मल बेबी के अंदर होता है, तो थोड़ा सा वो क्या होता है डाउन सिंड्रोम के अंदर फ्लैट होता है इस प्रकार से, है ना। तो ये फ्लैट जो ऑक्सीपुट है दोस्तों वो पाया जाता है, मतलब कि ये वाला नहीं पाया जाएगा। तो इस प्रकार से फ्लैट ऑक्सीपुट पाया जाता है, बस ये ध्यान रखना है आपकी। जो ऑक्सीपुट जो होता है दोस्तों क्या होता है, फ्लैट होता है, और ज्यादा डिटेल में समझना है तो पिछली क्लास में। स्मॉल ईयर्स पाए जाते हैं, बताया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोट्रूडिंग फ्यूरोड टंग, ठीक है, जो टंग है दोस्तों वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। फ्यूरोड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो टंग है ना उसके ऊपर थोड़े से सल्कस से बने हुए होते हैं, तो वो भी क्या हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, सल्कस बने हुए हो सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट और थर्ड जो है यही इसका राइट आंसर है, सर्क्यूमोरल। जो सर्क्यूमोरल जो साइनोसिस है दोस्तों वो डाउन सिंड्रोम के बच्चे के अंदर अगर देखने को मिलती है तो वो चीज क्या है, गलत है। एक्चुअली में साइनोसिस से ही समझ सकते हो, वैसे सर्क्यूमोरल साइनोसिस मतलब ये होता है जो माउथ होता है ना उसके चारों ओर जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सर्क्यूमोरल साइनोसिस के नाम से जानते हैं। तो डायग्नोसिस जो डाउन सिंड्रोम है उसमें ऐसा डायरेक्टली कोई सिम्टम पाया नहीं जाता कि बस साइनोसिस पाई जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये दिखाता है कि हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम के साथ क्या हो दोस्तों, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो। तो कॉन्जेनाइटल अगर हार्ट डिफेक्ट उसके अंदर है तो उस चीज को नर्स को आगे असेसमेंट करने की जरूरत है कि इस बच्चे को कौन सा डिफेक्ट है, क्या है, तो वो सब चीजें क्या करने की जरूरत है दोस्तों, और आगे असेस करने की जरूरत होती है। तो सर्क्यूमोरल जो साइनोसिस है दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन डाउन सिंड्रोम पेशेंट। इफ इट इज प्रेजेंट देन फर्दर असेसमेंट इज नेसेसरी बाय ए नर्स, ठीक है, तब फर्दर असेसमेंट क्या होगा, जरूरी होगा। तो लिख लो इसमें, देखो डाउन सिंड्रोम के बेबी में अगर डाउन सिंड्रोम के बेबी में अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड माउथ प्रेजेंट होता है, तो इसे तो ब्रैकेट में ये लिख लेना यार, देखो सर्क्यूमोरल साइनोसिस लिख लेना ना, ताकि आपको ये मेन जो टर्म है वो तो याद रहे। सर्क्यूमोरल है ना, मोरल साइनोसिस प्रेजेंट होता है, तो इसे तो फर्दर असेसमेंट करना चाहिए, बिकॉज दिस कैन बी ए साइन ऑफ CH कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज से क्या हो सकता है, एक साइन हो सकता है। बस लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए इन्फेंट हु हैड कार्डियक सर्जरी फॉर ए कॉन्जेनिटल डिफेक्ट इज टू बी डिस्चार्ज। एक बच्चा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सही से दिखे, एक इन्फेंट है हु हैड कार्डियक सर्जरी, उसको क्या है दोस्तों, कार्डियक सर्जरी हुई है, किस चीज के लिए, फॉर ए कॉन्जेनिटल डिफेक्ट के लिए उसको डिस्चार्ज करना है। व्हाट शुड द नर्स emphasize to the parents when they administer the prescribed antibiotic। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है रखिए भाई, उनको समझाना है आपको किस प्रकार से, तो क्या चीजें समझानी जरूरी होती हैं। पहले तो देखा गिव द एंटीबायोटिक बिटवीन फीडिंग्स, ऐसा नहीं है दोस्तों, हर एंटीबायोटिक अलग टाइम होता है, ठीक है, कोई TDS दी जाती है, कोई BD दी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिटवीन फीडिंग आप दोगे, ये चीज गलत है। एंश्योर दैट द एंटीबायोटिक इज एडमिनिस्टर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड, अभी ये बिल्कुल सही लग रहा है, अभी मैं समझाऊंगा इसको। थर्ड है सेक द बोतल थ्रूली बिफोर गिविंग द एंटीबायोटिक। ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं कि भाई बोतल को सेक करने की जरूरत है, या
keep the antibiotic in refrigerator after bottle has been opened. These instructions are printed on the bottle of the antibiotic. जो एंटीबायोटिक का बोतल लोगे उस बोतल के ऊपर क्या होती है, ये चीजें प्रिंटेड होती हैं। तो ये चीजें कोई जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप उनको ये बताओगे भाई जो भी इस पेशेंट को एंटीबायोटिक दी गई है, वो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की गई है, वो आपको इंश्योर करना है कि वो दे दी गई है, वो दी जानी चाहिए। बाकी की जो चीजें हैं वो सब वो खुद भी पेशेंट भी देख सकता है कि भाई सेक द बोतल थ्रूली, ये चीज ठीक है, कीप द एंटीबायोटिक, ये सब दीज आर लेबल्ड ऑन द एंटीबायोटिक बोतल। तो एंटीबायोटिक बोतल पे सब क्या होते हैं, लेबल्ड होते हैं। बट ये चीज नहीं, सबसे जरूरी चीज ये है भाई जो लिखा हुआ है वो देना जरूरी है आपको, ठीक है। और गिव द एंटीबायोटिक बिटवीन फीडिंग्स, तो इट वेरी अकॉर्डिंग पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। ये पेशेंट टू पेशेंट क्या करता है, वेरी करता है, किसी में बीडी चल रही है कोई, और एंड आल्सो वेरी एंटीबायोटिक टू एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स बीडी चलेंगी, कुछ टीडीएस चलती है। तो हम ऐसे वो नहीं कर सकते कि भाई आपको फीडिंग के बीच में देना है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एंटीबायोटिक अगर किसी पेशेंट के लिखा हुआ है तो नर्स को पेशेंट को ये समझाना है कि भाई आप ये इंश्योर जरूर करें कि एंटीबायोटिक जो भी प्रेस्क्राइब की गई है वो लेनी है, ठीक है। लिखो लिखो, अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तथा उसे एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की गई है, तो नर्स को पेशेंट या पेरेंट्स ऑफ पेशेंट, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा मैं समझा रहा हूँ, पेरेंट्स ऑफ पेशेंट चाइल्ड, मतलब मैंने पूरा ऐसे लिखा दिया ना भाई कि हो सकता है डायरेक्टली पेशेंट के लिए भी हो सकता है, बड़ों के लिए भी तो सेम ही होगा, नहीं पीडियाट्रिक के लिए कोई जरूरी है नहीं, चाहे पीडियाट्रिक हो चाहे बड़े हो। अगर मान लो कोई बड़ा पेशेंट आता है आपके पास में, उसको आप अगर आप एंटीबायोटिक उसको भी तो सेम चीजें कहोगे ना, इसलिए मैंने लिखा है। और अगर बच्चा है तो पेरेंट्स ऑफ पेशेंट चाइल्ड, ये तो नर्स को पेशेंट को यह समझाना चाहिए, और ये वैसे ऐसा क्वेश्चन जब आंसर आ जाता है तो सिंपल लगने लग जाता है, लेकिन कई बार हमें जब ऑप्शंस मिलते हैं ना तब हमें ये लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार बोतल को हिलाना भी जरूरी होता है, रेफ्रिजरेटर में रखना भी हो सकता है जरूरी हो, तो तब वो टफ लगने लग जाते हैं। तो पेशेंट या पेरेंट्स ऑफ पेशेंट को यह समझाना चाहिए कि वह प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक ले, बस ये समझाना है। जो लिखा गया है वो लेना है आपको, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है कि भाई लो या नहीं लो, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इन्फेंट विद कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट इज बीइंग गिवन गैवाज फीडिंग। एक बच्चा है दोस्तों, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, उसको हम क्या दे रहे हैं, गैवाज फीडिंग दे रहे हैं, मतलब उसके आरटी डालकर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसको फीडिंग दे रहे हैं, ठीक है। द पेरेंट आस्क्स द नर्स व्हाई दिस इज नेसेसरी, तो वो करेगी ऐसा क्यों जरूरी, क्यों आप इस छोटे से बच्चे को आप गैवाज फीडिंग दे रहे हो, ठीक है, क्यों आप उसको आरटी डालकर फीडिंग दे रहे हो। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, तो नर्स को क्या रेस्पॉन्ड करना चाहिए। देखो एक्चुअली में कई बार बच्चे को है ना, बच्चा कई बार ओरल एक्सेप्ट करता है, बट फिर भी हम क्या उसको गैवाज फीडिंग देते हैं, वो ज्यादातर गैवाज फीडिंग देते हैं हम ऐसे बच्चों को जो वीक हैं। उससे क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअली में हम एनर्जी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे कुछ जिनको एनर्जी की जरूरत है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले गए, या अच्छी तरह से सकिंग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से स्वेलोइंग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में वैसे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन जो है वैसे भी कम मिल रही है, और जब वो सकिंग करेगा, फूड को स्वेलोइंग करेगा, तो उनके कारण उसको और ज्यादा एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, यूज करेगा। तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको गैवाज फीडिंग देते हैं। तो इट लिमिट्स द चांस ऑफ वोमिटिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात बिल्कुल सही है, ये सही है कि जो ट्यूब डाल देते हैं ना उसके बाद में वोमिटिंग के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि फीडिंग हम अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं, थोड़ी सी दी फिर उसके अकॉर्डिंग फीडिंग दे सकते हैं, ठीक है। और वैसे ट्यूब डालने के बाद वोमिटिंग के जो चांसेस वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ये सही होने के बाद भी लेकिन गैवाज फीडिंग देने का रीजन ये नहीं था कि उस पेशेंट को वोमिटिंग थी और भाई वोमिटिंग के कारण आपने उसे दिया, तो ये रीजन नहीं है, दिस इज नॉट ए रीजन, तो रीजन नहीं है ये, इसलिए ये गलत होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, इट अलाउज द फीडिंग टू बी एडमिनिस्टर्ड रैपिडली, ऐसा कुछ नहीं है कि हम रैपिडली देना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, द एनर्जी दैट वुड हैव बीन एक्सपेंडेड ऑन सकिंग इज कंजर्व्ड, क्योंकि जब बच्चा भाई
डायरेक्टली मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, ठीक है, या बॉटल फीडिंग जो भी कर रहा है, तो वो सकिंग करेगा, और सकिंग जब करेगा दोस्तों तो उसमें क्या होगी, एनर्जी यूज होगी। तो एनर्जी यूज को उसको हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, बचाना चाहते हैं। तो उसलिए हम क्या करवाते हैं, कई बार बच्चों को गैवास फीडिंग करवाते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिशन लिक्विड कैन बी रेगुलेटेड बेटर विद ए बोतल। तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो होता नहीं है कि आप हमेशा उसको फीडिंग गैवास ही देते रहोगे कि भाई आप क्वांटिटी को क्या कर सकते हो दोस्तों, रेगुलेट कर सकते हो, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसलिए इसका ये भी कोई रीजन नहीं होता। रीजन होता है कि जो एनर्जी है दोस्तों वो हम क्या करना चाहते हैं, उसको कंजर्व करना चाहते हैं, जो कि सकिंग में क्या हो सकती है, यूज हो सकती है। ठीक, तो लिख लो, लिखो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बेबी में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या इसको लिखो इम्प्रॉपर सकिंग और swallowing होने के कारण एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एनर्जी को कंजर्व करने के लिए गैवास फीडिंग दी जाती है। गैवास फीडिंग दी जाती, एनर्जी कंजर्व करने के लिए हम क्या देते हैं, गैवास फीडिंग देते हैं। छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द पेरेंट्स ऑफ ए 6 वीक ओल्ड इन्फेंट, एक पेरेंट है, बच्चे कितने मंथ का है, 6 वीक का ही है, मंथ का भी नहीं है, मतलब 1.5 महीने का ही है, 6 वीक का बेबी है, ठीक है, who was born without an immune system। हम जानते हैं कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखना कोई जरूरी नहीं होता। आज के नर्स व्हाई देयर बेबी इज स्टिल सो हेल्थी, तो पूछते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो अभी तक इतना हेल्थी क्यों है। बस सिंपल सी बात है भाई, बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी है वो कहाँ से आती है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी 2 जगह से आती है, एक प्लासेंटा के थ्रू मदर से आती है, और एक जो ब्रेस्ट फीड करता है दोस्तों उसके थ्रू आती है। बस तो ये 2 ही क्या होते हैं, मेथड होते हैं। तो यही करेंगे बच्चा हेल्दी कैसे हो सकता है, जब उसके अंदर उसने पढ़ा होगा कि मैं बच्चे के अंदर इम्यूनिटी खुद नहीं बनाता है बच्चा, मेन जो इम्यूनिटी वो क्या तो मदर से आती है या ब्रेस्ट फीड से। तो बस वही चीज पूछ रहा है कि हमारा बच्चा जो है जिसके अंदर कोई इम्यून सिस्टम था ही नहीं, जन्म के समय बच्चे में इम्यून सिस्टम नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो भी वो हेल्दी क्यों होता है, क्योंकि जो भी इम्यूनिटी मिलती है उसको क्या तो मदर से मिलती है, किससे मिलती है, ब्रेस्ट फीडिंग से मिलती है। बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले कहते हैं एक्सपोजर टू पैथोजन ड्यूरिंग दिस टाइम कैन बी लिमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों इतना तो कोई पैथोजेंस होते नहीं है कि उसके अंदर इम्यूनिटी बना देंगे, इतना इनको डिजीज हो जाएंगे कि सारे डिजीज के कारण, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड कह रहे हैं सब एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेंट्स कोलोनिक बैक्टीरिया। एक्चुअली में बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उस समय वैसे भी बैक्टीरिया नहीं होते हैं, बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है कि भाई जो एंटीबॉडीज है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वैसे भी लैक ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है कि एंटीबॉडीज आर पैसिवली रिसीव्ड फ्रॉम द मदर। बिल्कुल सही बात है कि जो एंटीबॉडीज है दोस्तों वो मदर से पैसिवली मिलती हैं थ्रू द प्लासेंटा, और किसके द्वारा मिलती हैं, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा मिलती हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रहा है फ्यूअर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीटल थाइमस ड्यूरिंग द 8th and 9th मंथ ऑफ जेस्टेशन, कि भाई 8वें और 9वां महीना जो जेस्टेशन का है उस दौरान क्या होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज फीटल थाइमस के द्वारा क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल गलत है ये, कोई इसका लेना देना नहीं है, तो ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा कि एंटीबॉडीज जो हैं वो, तो लिख दो इसमें न्यूबॉर्न बेबी इम्यूनिटी थ्रू मदर एंड ब्रेस्ट फीडिंग से प्राप्त करता है। न्यूबॉर्न बेबी इम्यूनिटी थ्रू मदर, और जो ब्रेस्ट फीडिंग है दोस्तों उससे क्या करता है, प्राप्त करता है। बस कोई इतना वो क्वेश्चन है नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन इवैल्यूएटिंग द लैबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ ए 1 year old इन्फेंट, 1 साल का बच्चा है, उसका हम हीमेटोक्रिट देख रहे हैं। तो हीमेटोक्रिट क्या होता है दोस्तों, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी। तो हीमेटोक्रिट का मतलब ये होता है कि भाई अगर हमने ब्लड लिया दोस्तों, उस ब्लड को हमने जब देखा तो उसमें आरबीसी की जो परसेंटेज है
उसे हम किस नाम से जानते हैं? परसेंटेज ऑफ आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हेमेटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। उसे हेमेटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से हम उसे जानते हैं। और ये क्या कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि जब बच्चा 1 साल का होता है, व्हाट रेंज ऑफ दिस एज ग्रुप, व्हाट इज द हेमेटोक्रिट ऑफ ए हेल्दी 12 मंथ ओल्ड इन्फेंट? ये पूछ रहे कि आपको क्या लगता है कि 12 महीने का जो बच्चा होगा, 1 साल का जो बच्चा होगा, तो उसका जो हेमेटोक्रिट जो है ना दोस्तों, वो लगभग कितना होता है? ठीक है, 1 साल के बच्चे का लगभग हेमेटोक्रिट बताना है आपको कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको देखो आप, ये ओपी की बुक में दे रखा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं आपको मैं ना, पैक्ड सेल वॉल्यूम को एक नाम से और जानते हैं, इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जो ज्यादातर शायद ये वाला जो चीज है बच्चे नहीं जानते, इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना। हेमेटोक्रिट, पीसीवी ये तो सब जानते हैं, बट इट इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन। इसे हम इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन के नाम से इसे जानते हैं। बात वही है। ठीक है, तो ओपी की बुक में ये बहुत अच्छी सी एक को दे रखे हैं दोस्तों, इसको आप देख सकते हो कि इसमें कैसे दे रखा है। इसमें दे रखा है कि भाई मीन दे रखा है। ठीक है, कि भाई लगभग 51% क्या होता है। देखो दोनों दे रखे हैं, आप दोनों पढ़ सकते हो इसमें। ठीक है, थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। ये देखो हीमोग्लोबिन दे रखा है कि भाई जन्म के समय जब कोल्ड ब्लड होता है ना, तो लगभग 16.5 हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन 1 से 3 दिन के बाद में थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 18.5 एक वीक पे, फिर 17.5, फिर 2 वीक पे 16.5, कम होता जा रहा है। 1 महीने पे 14, फिर 2 महीने पे 11.5, 3 से 6 महीने पे 11.5, फिर 6 महीने से लेकर 2 साल तक 12, 2 से 6 साल पे 12.5, फिर 13.5, फिर दोबारा से क्या होने लगे दोस्तों, बढ़ने लग गए हैं। ठीक है, तो ट्रेंड जो है वैसे आ रहा है। पहले ये क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर तो बढ़ रहा था, फिर इसके बाद में क्या होने लग गया, कम होने लग गया, और फिर वापस से बढ़ने लग गया। तो ये आप अगर याद करना चाहो तो कर लेना, तो मुझे लगता नहीं कि याद हो पाएगा आप लोगों से, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसे, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि उसमें एज बाय दे। ऐसे हेमेटोक्रिट भी दे रखा है कि भाई बर्थ के समय जो हेमेटोक्रिट है वो लगभग दोस्तों कितना होता है, 51% होता है, और 1 से 3 दिन में 56% हो जाता है, 1 वीक पे 54 हो जाता है, 2 वीक पे 51 हो जाता है, 1 महीने पे 43 हो जाता है, 2 महीने पे 35 हो जाता है, 3 से 6 महीने पे 35 हो जाता है, और 0.5 से 2 ईयर में लगभग 36 हो जाता है। तो अब ये वाला याद रख लो, ज्यादा भी याद नहीं रहे तो छोड़ो, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे को याद रख लो, क्या पता किस्मत अच्छी हो तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक कितना होता है दोस्तों, 36 होता है, बस आप याद रख लो 36। ठीक है, कितना होता है, 36 होता है। 6 महीने से लेकर 2 साल के बच्चे का हेमेटोक्रिट लगभग कितना होता है, 36 होता है। बस इतना आप इसको याद रख लो, बस यही क्वेश्चन था। तो एवरेज आपको 36 याद है, तो 36 इसके अंदर किस में आ रहा है वो आपको देखना है भाई कि इसके अंदर 36 किस में आ रहा है। तो यहाँ पर 19 से 32 दे रखा है, एक 29 से 41 दे रखा है, तो 36 तो इसी के बीच में आएगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 to 41%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 से 41% क्या होता है दोस्तों, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। ठीक है, कुछ और चीजें बताता हूँ आपको, ये तो कुछ काम का नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। WHO के अकॉर्डिंग है, ये मैं लेके आया WHO के अकॉर्डिंग, मैंने एक बार आपको पढ़ाया हुआ भी है ये। तो ये कट ऑफ पॉइंट है कि भाई कितने पे हम एनीमिक मानते हैं, कितने पे नहीं मानते। तो इसमें दे रखा भाई 6 महीने से लेकर और 5 साल तक का बच्चा लगभग, ठीक है, लगभग 5 साल तक, मतलब 59 मंथ तक का, उसके अंदर अगर 11 जो है कट ऑफ है, मतलब अगर 11 से ज्यादा तो वो नॉन एनीमिक रहेगा। और 5 साल से और 11 साल का बच्चा है उसमें 11.5 है, और 12 से और 14 साल का बच्चा है दोस्तों उसमें 12 है। प्रेग्नेंट वुमन में 11 है, और जो 15 साल से बड़ी फीमेल उनमें 12 है, और जो मैन जो है 15 साल से वो 13 है। मैंने आपको एक बार पढ़ाया होगा या आपको याद रखनी, ज्यादा भी याद नहीं हो ना तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, 11, 12 और 13। बस ज्यादा याद नहीं हो तो 3 चीजें याद रखो, 11, 12 और 13। 11, 12 और 13। मैंने 11 आपको बताया है किसके लिए दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडी के लिए। 11 इज फॉर प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। 12 फॉर फीमेल और 13 फॉर मेल, ठीक है। तो 11 से कम है तो प्रेग्नेंट फीमेल में एनीमिया है, 12 से कम फीमेल में है तो वो, और 13 से कम मेल में तो। 11 में आप याद रखना चाहो तो प्रेग्नेंट लेडी के साथ में बच्चे को भी जोड़ दो उसके, बच्चा छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा 6 महीने से लेकर और 5 साल तक का बच्चा, उसका भी जो कट ऑफ पॉइंट है दोस्तों वो कितना होता है, 11 ही होता है। देखो 6 महीने से लेकर और 5 साल तक के बच्चे का लगभग कट ऑफ पॉइंट कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। तो आप उसमें ये इसको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। बस ये और याद रख लेना, और कुछ मत याद भी रखो तो भी काम चल जाएगा। तो बस ये याद रखो 11, 12 और 13। 11 में प्रेग्नेंट लेडी और 6 महीने से 5 साल का बच्चा, 12 में बस आपको सिर्फ फीमेल याद रख लो, और 13 में याद रख लो दोस्तों मेल, ठीक है। अगर बीच में आप एक और जोड़ना चाहो तो 11.5 जोड़ लो, तो 11.5 में बेबी जो है इससे ज्यादा हो जाएगा। बस जिसमें 11 में 6 महीने से 5 साल का था, तो यहाँ पर 5 साल से लेकर कितना हो जाएगा, 11 साल तक का। 5 ईयर टू, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा रुकना,
5 ईयर टू 11 ईयर बस। 5 से 11 साल के बच्चे का 11.5 कट ऑफ पॉइंट है WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो WHO के अकॉर्डिंग 5 साल से और 11 साल के बच्चे का जो कट ऑफ पॉइंट है दोस्तों वो कितना है 11.5। वैसे भी देखो 5 और 11 इसको उल्टा कर दो 11.5, ऐसे याद रख लो। 5 साल से और 11 साल के बच्चे का उल्टा कर दो 11.5 होता है, याद हो जाएगा। 5 साल से 11 साल के बच्चे का उल्टा कर दो 11.5, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया। 11 साल का प्रेग्नेंट लेडी का और 11 साल का नहीं 11 हीमोग्लोबिन प्रेग्नेंट लेडी का और 6 महीने से 5 साल के बच्चे का, 12 फीमेल का 13 मेल का, 11 12 13 11.5 तो याद करना मैंने आपको इतना सिंपल बता दिया। 5.11 वो 5 से 11 और 11.5 बस, कुछ याद ही नहीं करना होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग है। हर चीज में आपको कोई अभी एनीमे में कुछ बताएगा, कभी कुछ बताएगा, कभी कहेगा 13 है, कोई कहेगा 14 है, कोई कहेगा 15 है। नहीं भाई, ये है यार, दिस इज ये है मेन। WHO ने क्या बता रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो WHO ने ये बता रखा है 11 11.5 12 13 बस, ये वाले आपको क्या रखने हैं दोस्तों, याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं। 11 12 13 बस, ये छोड़ो, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बस इसको लिख लो, एक बार लिख लो। तो 29-41% ही लिख लो लगभग, एवरेज लिख लो। देखो 12 साल के दूसरी 12 महीने का बच्चे का लिखो, 12 मंथ के बच्चे का, 12 मंथ के बच्चे का पैक्ड सेल वॉल्यूम अबाउट 29 से 41%, ब्रैकेट में लिख लो 36% एवरेज होता है। 29 से 41% और एवरेज कितना लिख लो 36%, ठीक है। 36 लिखे हो यहाँ पे, 36 और ब्रैकेट में ये भी लिख लो, ये पूरा 0.5 to 2 ईयर के बेबी के लिए भी है, लगभग आधे साल से 2 साल के बच्चे के लिए होता है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। 11 बार ज्यादा इंपोर्टेंट मुझे हेमेटोक्रिट से ज्यादा इंपोर्टेंट ये लगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको जरूर पता होना चाहिए। आप हेमेटोक्रिट फिर भी आप एक बार के लिए छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको जरूर याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इस एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स गिव ए पेरेंट अबाउट द पर्पज ऑफ टिटनस टॉक्सोइड। भाई टिटनस टॉक्सोइड का जो इंजेक्शन है ना वो क्यों लगाया जाता है, क्या पर्पज होता है इसका, ये बताना है आपको, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स गिव ए पेरेंट है, सॉरी पेशेंट नहीं है, पेरेंट अबाउट द पर्पज ऑफ टिटनस टॉक्सोइड। टिटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है बच्चे को, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें पूरा पढ़ेंगे वैसे हम। पहले देखेंगे पैसिव इम्यूनिटी इज कन्फर्ड फॉर लाइफ, कि इससे जो पैसिव जो इम्यूनिटी है ना, पर्पज ऑफ टिटनस टॉक्सोइड इंजेक्शन फॉर हर चाइल्ड, पैसिव इम्यूनिटी इज कन्फर्ड फॉर लाइफ। क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी जो है वो लाइफ के लिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको पता है कि जो इम्यूनिटी होती है पहली बात तो वो एक्टिव होती है, इम्यूनाइजेशन के द्वारा जो आपको इम्यूनिटी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी। तो पहली लाइन तो ये गलत हो गई, और दूसरी लाइन ये गलत हो गई कि भाई लाइफ के लिए है, लाइफ के लिए भी नहीं होता, लगभग ये कितने साल के लिए होता है, 10 ईयर्स के लिए होता है, 10 साल के लिए क्या होती है दोस्तों, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसको हम लॉन्ग लास्टिंग मान सकते हैं लेकिन लाइफ के लिए नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये सही है, लॉन्ग लास्टिंग है, एक्टिव इम्यूनिटी इज कन्फर्ड। कि टिटनस का जो इंजेक्शन है दोस्तों वो लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है दोस्तों, प्रोवाइड करता है। टिटनस का इंजेक्शन लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। थर्ड ऑप्शन क्या देखा है कि लाइफ लॉन्ग एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी इज कन्फर्ड, कि टीटी का जो इंजेक्शन है वो लाइफ लॉन्ग क्या देता है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी देता है, ठीक है। तो ये लाइफ लॉन्ग एक्टिव नेचुरल जो इम्यूनिटी है ना, ये तो डिजीज के द्वारा मिलेगी ना भाई, एक्टिव तो मिलेगी ठीक है, लेकिन नेचुरल कैसे हुई है, तो आर्टिफिशियल हुआ, हमने बाहर से दे रहे हैं हम, तो ये किसके द्वारा मिलती है, डिजीज के द्वारा मिलती है। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी इज कन्फर्ड टेम्परेरीली, ठीक है। तो पैसिव और नेचुरल इम्यूनिटी इज कन्फर्ड टेम्परेरीली। तो ये पैसिव नहीं होती दोस्तों, पहली बात तो पैसिव नहीं होती, कैसी होती है, एक्टिव होती है। कैसी होती है, एक्टिव होती है। और नेचुरल न होकर एक्चुअली में कैसी होती है, आर्टिफिशियल होती है। तो ये हम बाहर से दे रहे हैं, तो एक्टिव आर्टिफिशियल क्या होती है दोस्तों, ये होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टिटनस का टीटी का इंजेक्शन लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लिख लो इसको, टीटी इंजेक्शन, टीटी का इंजेक्शन लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव इम्यूनिटी
प्रोवाइड करता है। लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव जो इम्यूनिटी है दोस्तों वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ब्रेक निकाल लेना लगभग 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। देखो बच्चे को हम जो टीटी के इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं, कैसे कैसे किस किस फॉर्म में आता है। तो एक तो टीटी का जो इंजेक्शन है वो किस फॉर्म में आता है, क्या तो टीटी की खुद की फॉर्म में आता है, एक टीटी का इंजेक्शन डीपीटी की फॉर्म में आता है, एक आजकल टीटी का इंजेक्शन जो है डीटी की फॉर्म में आने लगा है, डिप्थीरिया और टिटनस के में, और एक जो इंजेक्शन है दोस्तों किस फॉर्म में आने लगा है, पेंटावेलेंट की फॉर्म में आने लगा है, जिसमें डीपीटी भी आता है, एचआईवी, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी वायरस, और एक आपका हेपेटाइटिस बी, ये सब इसके अंदर आते हैं, तो वो पेंटावेलेंट में आता है। तो ये 4 ऐसी फॉर्म होती है दोस्तों जिसके द्वारा हम क्या दे सकते हैं, टीटी का इंजेक्शन दे सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई फॉर्म आती है, नहीं दे सकते। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि बच्चे को टीटी का इंजेक्शन कब कब लगाया जाता है। तो बच्चे को दोस्तों टीटी का इंजेक्शन हम 6 वीक पे लगाते हैं, 10 वीक पे लगाते हैं और 14 वीक पे लगाते हैं, चाहे वो हम पेंटावेलेंट के रूप में दें या डीपीटी के रूप में दें। ज्यादातर डीपीटी या पेंटावेलेंट ही दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें जाता टीटी रहा है तो 6 वीक पे जाता है, 10 वीक पे जाता है, 14 वीक पे जाता है। इसके बाद में हम 16 से और 24 मंथ पे इसकी क्या लगाते हैं, डीपीटी की बूस्टर लगाते हैं। तो उस वक्त पेंटावेलेंट नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना। तब हम क्या लगाते हैं, मैं आपको आगे से कुछ पढ़ाऊंगा। ये डीपीटी की क्या दी जाती है दोस्तों, बूस्टर डोज दी जाती है। और फिर 5 से 6 साल पे ये पहली डीपीटी बूस्टर सेकंड दी जाती है, डीपीटी बूस्टर सेकंड दी जाती है, इस प्रकार से। इसके अलावा फिर 10 साल पे देना चाहिए, ठीक है। आजकल तो डीटी देने लग गए वैसे तो, लेकिन दोनों लिख लो, डीटी अवेलेबल नहीं है तो टीटी लगाएंगे, और फिर 16 साल पे लगाएंगे डीटी और टीटी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या कर देते हैं, टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे, ठीक है। यहाँ पर 2 ही फॉर्म में दी जाती है, क्या तो डीपीटी की फॉर्म में दी जाएगी या फिर पेंटावेलेंट की फॉर्म में दी जाती है, पेंटावेलेंट। दूसरी कोई फॉर्म नहीं होती, ज्यादा टीटी डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, टीटी लगा रहे हैं हम 16 से 24 मंथ पे, ठीक है, वहां पर डीपीटी बूस्टर लगाया जाता है। और 5 से 6 साल पे डीपीटी बूस्टर, 10 साल पे डीटी या फिर टीटी लगाया जाता है, और 16 साल पे डीटी, ठीक है। दोनों में प्रेफर डीटी को करना चाहिए, किसको करना चाहिए, डीटी को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू सिंगल टीटी। सिंगल टीटी की जगह डीटी को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। अगर हम बात करें सीधा सिर्फ टीटी के इंजेक्शन की, टिटनस टॉक्सोइड की, तो दोस्तों टॉक्सोइड का मतलब क्या होता है भाई, कुछ जो बैक्टीरिया है वो एंडोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनके एंडोटॉक्सिन्स को यूज करके क्या बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती हैं। तो ये कौन सी वैक्सीन है, टॉक्सोइड वैक्सीन है। अगर सिर्फ टीटी का पूछ रहे हैं तो टीटी इज ए टॉक्सोइड वैक्सीन। 0.5 ml दी जाती है, सबको पता है। आईएम दी जाती है, कैसे दी जाती है दोस्तों, आईएम दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बट डीपीटी का पूछ रहे तो डीपीटी कौन सी वैक्सीन दोस्तों, तो डीपीटी जो वैक्सीन है ना, इसमें डिप्थीरिया और टिटनस, ध्यान रखना, डी और टी, डिप्थीरिया और टिटनस, ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं, टॉक्सोइड फॉर्म में होते हैं। जबकि पर्टुसिस जो है ना दोस्तों, पर्टुसिस ये किल्ड फॉर्म में होता है, ध्यान रखना ये बात। पर्टुसिस जो होता है दोस्तों वो किस फॉर्म में होता है, आपका किल्ड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, किल्ड फॉर्म में होता है। कितना देते हैं, डीपीटी भी 0.5 ml देते हैं। कैसे देते हैं, आईएम देते हैं। कहाँ देते हैं, तो आईएम जो है ना, सारे याद रखना है एक पे ही आपको, ठीक है, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। मैं आपको वैसे पूरी वैक्सीन कराऊंगा थोड़ी देर बाद, या आज नहीं तो कल करवाऊंगा, उसमें मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा, एक एक चीज ऐसे समझाऊंगा। आईएम सारी कौन सी लगती है एक ही जगह लिखा दूंगा, सब डिटेल सारी कहाँ लगा, कौन सी लगती है, ओरली कौन सी लगती है, तो वो मैं सारी आपको एक ही बात लिखा दूंगा, तो चीजें याद हो जाएंगी। तो 0.5 ml आईएम जितनी भी है सब एक ही जगह लिखाऊंगा मैं। एंटेरोलेटरल जो एस्पेक्ट है दोस्तों उसमें थाई में दी जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये जो वैक्सीन है बटक में क्यों नहीं दी जाती, क्यों हम थाई में देते हैं, सब नर्व कहेंगे, लेकिन दोस्तों डीपीटी की वैक्सीन के बारे में तो साफ साफ लिखा गया है कि डीपीटी की वैक्सीन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम एडजुवेंट बोलते हैं। और ये एडजुवेंट जो होते हैं दोस्तों, ये अगर हम बटक्स में दे दें तो बटक्स में क्या होता है, फैट होता है। क्या होता है, फैट इन बटक्स। और ये जो फैट इन बटक्स जो है ना दोस्तों, ये क्या काम करते हैं, इस वैक्सीन के खुद के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं दोस्तों, कम कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस के कारण, एडजुवेंट की प्रेजेंस के कारण, ठीक है। दे रखा है बुक के अंदर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्या पता अभी क्वेश्चन बन जाए कि व्हाई डीपीटी वैक्सीन इज गिवन इन एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई नॉट इन बटक्स। इसका आंसर क्या होगा कि भाई ये इसलिए नहीं हो जाती क्योंकि जो फैट है बटक्स के अंदर वो क्या कर देती है दोस्तों, ये जो एडजुवेंट्स जो होता है ना, इन एडजुवेंट्स को ब्रेक कर देती है, इनको तोड़ देती है, जिसके कारण से
इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस सिंपल सा ये याद रखना है कि अगर हम इसको बटक्स में लगा देंगे तो बटक्स के अंदर जो फैट है ये एडजुवेंट को ब्रेक कर देता है, जिससे ये जो वैक्सीन है इसका क्या नहीं हो पाता, सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इस वैक्सीन क्या नहीं हो पाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। बस आपको ये याद रखना है, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। ये आप थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कौन सा एडजुवेंट आता है इसमें, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजुवेंट दैट इज यूज्ड इन डीपीटी वैक्सीन। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड, एपीएच से याद रख लो, ज्यादा भी याद नहीं, एंटीपार्टम हेमरेज याद रखते हो ना, ऐसे याद रख लो कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड या एपीएच यूज करता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, एक क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि ये जो एपीएच है इसका जो यूज है वो क्यों, सॉरी एपीएच, हाँ ये एडजुवेंट है या जो एपीएच का यूज क्यों किया जाता है। वैक्सीन हम क्यों देते हैं दोस्तों, कि हमारी इम्यूनिटी को क्या करे, वो बूस्ट करे, इम्यूनोजेनिसिटी करे, हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करे। तो ये उसको क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। तो एक लाइन के अंदर अगर इसका आंसर दोगे तो ये इंक्रीज करता है इम्यूनोजेनिसिटी को, इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ वैक्सीन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। दिस बूस्ट द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द वैक्सीन, इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ वैक्सीन को क्या करता है दोस्तों, ये बूस्ट करता है। एक क्वेश्चन और आता है डीपीटी की वैक्सीन में दोस्तों, वो ये पूछते हैं कि भाई प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है, प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव एक नाम सुना होगा आपने दोस्तों, थियोमर्साल के नाम से। क्या है, थियोमर्साल। थियोमर्साल इसमें यूज होता है लगभग 0.01%, कितना यूज होता है, 0.01%। दिस इज ए प्रिजर्वेटिव। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक प्रिजर्वेटिव पूछेगा थियोमर्साल और एक एडजुवेंट पूछेगा। तो एडजुवेंट इज एपीएच, एडजुवेंट इज एपीएच और प्रिजर्वेटिव इज थियोमर्साल। प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है दोस्तों, आपका थियोमर्साल होता है। तो ये दोनों आपको क्या रखना है, याद रखने हैं, दोनों आपको क्या रखने हैं दोस्तों, याद रखने हैं। एक क्वेश्चन और आता है इंपॉर्टेंट, डीपीटी की वैक्सीन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन से रिलेटेड। तो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रख लेना, बस ज्यादा मत याद रखना, कि भाई ये वैक्सीन जो है ये कौन सी डिजीज के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, कौन सी डिजीज के अंदर डीपीटी की वैक्सीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक्टिव एपिलेप्सी भी ध्यान रखना, एक्टिव, ऐसे नहीं कि ट्रीटमेंट पे चल रहा है, ट्रीटमेंट में नहीं, एक्टिव एपिलेप्सी, ये इसका राइट आंसर होगा। और कुछ भी लिख रखा है साथ में, ट्रीटमेंट में नहीं। अब ये भी क्यों, सिर्फ और सिर्फ पर्टुसिस के कारण, इसके अंदर जो पर्टुसिस कंपोनेंट आता है ना उसके कारण, कंपोनेंट के कारण। तो बस एक कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रखना डीपीटी का, एक्टिव एपिलेप्सी। इसका ट्रांसपोर्ट का टेम्परेचर वही सेम सभी वैक्सीन का जितना होता है, तो +2 से लेकर और +8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन आए दोस्तों कि टीटी की वैक्सीन प्रेगनेंसी के अंदर दी जाती है। ऑप्शन में आ जाए दोस्तों 16 से लेकर 20 वीक, दूसरा आ जाए 16 वीक, तीसरा आ जाए 12 से लेकर 16 वीक, और चौथा आ जाए एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। बताओ क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करो, ABCD, बताओ क्या राइट आंसर होगा। तो सब बच्चों को लग रहा होगा लगभग, पहले दोस्तों ये कहा जाता था कि भाई 16 से 20 वीक के ऊपर, BCG बोला कि टीटी की फर्स्ट जो वैक्सीन है वो कब लगाई जाती है, टीटी की फर्स्ट वैक्सीन कब लगाई जाती है। तो पहले 16 से 20 वीक था, लेकिन आजकल ध्यान रखना ये अब नहीं, इसका नया जो है दोस्तों वो आएगा एज सून एज पॉसिबल। दिस इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा कि एज सून एज पॉसिबल हम क्या लगा देंगे दोस्तों, इसकी फर्स्ट डोज लगाएंगे। तो फर्स्ट डोज एज सून एज पॉसिबल लगेगी, फर्स्ट डोज एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सेकंड डोज, देखिए इसमें थोड़ा सा ये भी लिख लेना कि और 16 से 20 वीक पहले था, अर्लियर, अब नहीं। सेकंड जो डोज है दोस्तों वो तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाय फर्स्ट मंथ डोज है उसके 1 मंथ बाद, तो आफ्टर 1 मंथ हो फर्स्ट डोज, आफ्टर 1 मंथ ऑफ फर्स्ट डोज। अब क्वेश्चन सुनते जाओ और बताते जाओ। क्वेश्चन है कि फीमेल आई एक आपके पास प्रेग्नेंट, ठीक है, और वो कह रही है कि 3 साल के, ऐसे मान लो, देखो आपको समझाता जाता हूं मैं। फीमेल आई आपके पास प्रेग्नेंट, जैसे मान लो कि 2024 में आई, और वो कह रही है कि सर मैं 2022 के अंदर क्या थी, प्रेग्नेंट थी।
और उस समय मैंने दोनों टीटी के इंजेक्शन लगवा लिए थे। टीटी की 2 डोज लगती है, अभी बताया मैंने आपको, प्रेगनेंसी के दौरान दोनों टीटी लगवा लिए थे। तो आप 2024 में आपके पास आई तो आप कितनी डोज लगाओगे, ये क्वेश्चन बताना है आपको मुझे। सेम क्वेश्चन है ये कि फीमेल प्रेग्नेंट है बट कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड इन हर लास्ट प्रेगनेंसी। कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड मतलब दोनों टीटी की वैक्सीन उसको लगी है लास्ट प्रेगनेंसी के अंदर, इन लास्ट 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर। तो आप कौन सी डोज लोगे, उसको कौन सी डोज लगाओगे, ये बताओ। 1 डोज, 2 डोज, कितनी डोज लगाओगे, ये आपको मुझे बताना है, कितनी डोज लगाओगे। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 डोज देंगे, उस डोज को भी हम क्या बोलेंगे, बूस्टर डोज। उस डोज को भी हम क्या बोलेंगे, बूस्टर डोज बोलेंगे। तो उसमें एक ही डोज दी जाती है अगर फीमेल पिछले 3 साल के अंदर अंदर दोस्तों क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है और लास्ट 3 साल प्रेग्नेंट हुई है और कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड है, मतलब दोनों टीटी के वैक्सीन उसने लिए थे। तो उसको अब सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही बूस्टर डोज लगेगी, तो विद इन लास्ट 3 ईयर। लेकिन 3 साल से अगर ज्यादा हो गई तो ठीक है। सेम क्वेश्चन है कि फीमेल आपके पास आई, लेकिन बस एक चीज बदल गई उसके पास कि वो 3 साल पहले क्या हुई थी दोस्तों, प्रेग्नेंट हुई थी और उसने दोनों वैक्सीन लगवाई थी। 3 साल पहले हुई थी और दोनों वैक्सीन ली थी, टीटी फर्स्ट और सेकंड, दोनों उसने क्या ली थी, लेकिन 3 साल पहले हुई थी। तो विद इन 3 ईयर आएगा, तो ध्यान रखना विद इन 3 ईयर आता है तो दोस्तों एक डोज लगाएंगे बूस्टर डोज। लेकिन अगर 3 साल के बाद आती है तो फिर दोबारा से उसको दोनों डोजेज लेनी पड़ती हैं, ठीक है। 2 डोज विद 1 मंथ गैप, विद 1 मंथ गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है बट लास्ट प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर हुई है बट अनइम्यूनाइज्ड। उसने पिछली जो प्रेगनेंसी थी उसमें उसने टीटी के इंजेक्शन लगवाए नहीं, ठीक है। दोबारा सुनो, वहीं आप कंफ्यूज मत होना। देखो क्या बता रहा हूं मैं, पहला मैं बताया मैंने पहले क्वेश्चन में कि भाई एक फीमेल आई, क्या एक फीमेल आई प्रेग्नेंट थी, उसने बोला कि सर मैंने ना विद इन 3 ईयर वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी, पिछले 3 साल के अंदर प्रेग्नेंट थी और दोनों टीटी के इंजेक्शन उसने लगवाए थे, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड। तो ऐसी फीमेल को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देने की जरूरत है, एक बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है। दूसरी फीमेल क्या आई, दूसरी फीमेल ऐसी आई कि वो 3 साल से ज्यादा पहले प्रेग्नेंट हुई थी और उसने दोनों टीटी इंजेक्शन लिए हुए थे फर्स्ट और सेकंड, तो उसको बूस्टर नहीं लगेंगे, उसको दोनों डोज लगेगी, दोनों डोज 2 डोज। तीसरी फीमेल आई कि जो 3 साल के अंदर अंदर ही प्रेग्नेंट हुई है लेकिन उसने टीटी के इंजेक्शन नहीं लगवाए, भाई नहीं लगवाए तो इम्यूनाइज्ड होगी ना, तो भी हम उसको कितनी डोज देंगे दोस्तों, दोनों डोज देंगे, ठीक है। विद इन 3 ईयर है बट लास्ट प्रेगनेंसी में वो क्या थी दोस्तों, अनइम्यूनाइज्ड थी, मतलब उसने टीटी के इंजेक्शन लास्ट प्रेगनेंसी में नहीं लगवाए। अगर उसने नहीं लगवाए दोस्तों तो उसको आप देंगे, तो दोनों डोज देंगे, 2 डोज विद 1 मंथ गैप, विद 1 मंथ गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन, लास्ट 3 लास्ट प्रेगनेंसी बट पार्शियल इम्यूनाइज्ड। वो कह रही कि सर मैंने है ना 3 साल के अंदर अंदर मैं प्रेग्नेंट हुई हूं बट मैंने है ना एक इंजेक्शन लगवाया था, दोनों इंजेक्शन नहीं लगवाए थे पिछली प्रेगनेंसी के अंदर। वो कह रही है मतलब 2024 में आपके पास आई समझो, वो कह रही है सर मैं 2022 में प्रेग्नेंट थी बट मैंने है ना एक ही टीटी इंजेक्शन लगवाया था, टीटी फर्स्ट, सेकंड नहीं लगवाया। तो इसका मतलब क्या हो गई, पार्शियल इम्यूनाइज्ड हो गई। तो भाई हम उसको क्या कहेंगे कि भाई तुमने एक ही लगवाया था तो भी अब दोनों लगेंगे, अब उसको दोनों डोज लगेंगे चाहे 3 साल के अंदर अंदर ही हो, लेकिन पिछली प्रेगनेंसी में दोस्तों वो पार्शियल इम्यूनाइज्ड होने के कारण अब दोनों डोज लगेंगे उसके फर्स्ट और सेकंड, 1 मंथ के गैप के बाद, 1 मंथ के गैप के बाद दोनों लगेंगे। अब आपके सोचो कि एक फीमेल आई आपके पास 8वें मंथ की प्रेगनेंसी में वो आई और आपको पूछ रही है कि सर मुझे ये बताओ कि अब मैंने कोई इंजेक्शन ही नहीं लगवाया तो क्या मुझे टीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो दोस्तों उसको आप क्या कहोगे, उसको कहोगे हाँ भाई आपको दोनों डोज लगेगी, आप 8वें मंथ पे एक डोज लगवा लो, उसके बाद में 1 मंथ के बाद 9वें मंथ पे दूसरी डोज लगवा लो, ठीक है। तो 8वें मंथ और 9वें मंथ के ऊपर उसको क्या लग जाएंगे दोस्तों, दोनों डोज लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप उसको क्या दे सकते हो, लगवा सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, एक फीमेल आपके पास 9 मंथ पे आई, अब क्या करोगे, अब तो आपके पास 1 महीना नहीं है, तो भी दोस्तों हम उसको 2 ही डोज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहली डोज हम उसको 9 मंथ पे देंगे जब वो 9 मंथ प्रेग्नेंट होगी, और दूसरी डोज जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी उसके 1 महीने बाद, तो 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी दूसरी डोज दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई फीमेल आपके पास आई जस्ट बिफोर डिलीवरी, अब क्या करोगे, तो भी हम दोस्तों उसको दोनों ही डोज लगाएंगे। कैसे लगाओगे, जस्ट बिफोर डिलीवरी है तो जस्ट बिफोर डिलीवरी लगाओ पहली डोज, जस्ट बिफोर डिलीवरी लगाओ उसको, मतलब कि लगाना है टीटी, बस सिंपल सी बात ये है, कभी भी आई। और दूसरी डोज उसको 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद दूसरी डोज, यहाँ पर 1 मंथ भी हो सकता है, ठीक है, 1 मंथ आप डिलीवरी नहीं, 1 मंथ आप फर्स्ट टीटी भी हो सकता है ना। इसके बाद में कोई फीमेल आपके पास पोस्ट डिलीवरी में आई कि अब सर मेरे बच्चा हुआ है ये और 1 महीने का है,
तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं लगवाऊं? तो भी उसको हम दोनों डोज देंगे, ध्यान रखना। फर्स्ट डोज जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जब आपके पास आई, उसके 1 महीने के बाद दूसरी डोज। ठीक है, समझ में आ गया कि देखो कंसेप्ट समझो, ये ऐसे समझो कि भूल जाओगे। पहली बात, अगर पार्शियल इम्यूनाइज्ड है तो भी लगाएंगे, अगर फुली इम्यूनाइज्ड है विद इन 3 ईयर है, बस ये लाइन याद रखो, अगर फुली इम्यूनाइज्ड थी पिछले 3 साल के अंदर अंदर तब एक बूस्टर डोज लगेगी। इसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो भी उसके हम डोज लगाएंगे। ठीक है, दोनों डोज उसके लगती हैं, जब भी आएगी तब लगाएंगे। ठीक है, जब उठो तब सवेरा, ऐसे ही है ना, तो वही है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ठीक है, वैसे इंडिया में होता नहीं है ये, बट क्वेश्चन है कि एक चाइल्ड है, वो अनइम्यूनाइज्ड मतलब या पार्शियल इम्यूनाइज्ड मदर थी, पार्शियल इम्यूनाइज्ड मतलब उसने एक ही डोज लगवाई, प्रेगनेंसी से पहले एक ही डोज लगवाई, तो अब आप उस बच्चे को क्या लगाओगे? मतलब उस बच्चे के लिए कुछ है क्या? उस बच्चे की तो क्या गलती थी, तो उस बच्चे के लिए आप कुछ करना चाहोगे क्या? तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चे को है ना 750 इंटरनेशनल यूनिट हम क्या देंगे, टिटनस एंटीटॉक्सिन देंगे, या सीरम, टिटनस एंटीटॉक्सिन, या फिर इसको हम सीरम भी बोल सकते हैं, वो देंगे हम। ठीक है, सबक्यूटेनियस देते हैं आफ्टर एएसटी, एएसटी जरूर किया जाता है, ध्यान रखना, आफ्टर एएसटी देते हैं। एएसटी भी इसकी सबक्यूटेनियस से की जाती है, ध्यान रखना, इंट्राडर्मली नहीं की जाती है। इसकी जो एएसटी है दोस्तों वो भी कैसे की जाती है, सबक्यूटेनियस की जाती है। ठीक है, ये कुछ समय के लिए बच्चों को क्या देता है दोस्तों, टीटी से प्रोटेक्शन देता है, और आपको हंसी आएगी जानकर किसके बारे में लिखा हुआ है कि सिर्फ 7 से 10 दिन तक की प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली में ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, जो एंटीटॉक्सिन से वो कुछ समय के लिए इम्यूनिटी देते हैं, उसके बाद में क्या हो जाते हैं दोस्तों, एक्सक्रीट हो जाते हैं। उसके बाद में जो टीटी है उसका खुद का एक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, टीटी की वैक्सीन है उसका, इसलिए कुछ समय तक भाई जब तक एक्शन वैक्सीन का स्टार्ट नहीं हो तब तक हम क्या करते हैं दोस्तों, वो करते हैं। ठीक है, इसलिए 750 टिटनस एंटीटॉक्सिन सीरम हम देंगे। ठीक है, तो बस एक लाइन के क्वेश्चन है सारे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी कंडीशन आपको दे सकता है, तो आप घबराने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। तो लिख लो इसमें लिख लो, इसको तो मैंने लिखा दिया था ना आपको, हाँ बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि द पेरेंट ऑफ ए 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड हु इज रिसीविंग प्रेडनिसोन आस्क नर्स। ठीक है, प्रेडनिसोन मतलब प्रेडनिसोलोन, और प्रेडनिसोलोन क्या है दोस्तों, एक स्टेरॉइड है। आस्क नर्स व्हाई सम ऑफ द बूस्टर इम्यूनाइजेशंस आर बीइंग पोस्टपोन्डेड। ठीक है, उसको जैसे ही दोस्तों 4 साल के बच्चा था, उसको स्टेरॉइड देना स्टार्ट किया प्रेडनिसोलोन, उसको बोला गया कि आपको एक काम करना है, अब आपको कोई भी है ना मतलब कुछ वैक्सीन नहीं लगवानी, उसको टिक करके बता दिया, आपके पास लिस्ट है, ये 5 वैक्सीन आप थी, उस पर आपको टिक करके बता दिया कि ये भाई अभी नहीं लगवानी है वैक्सीन। द नर्स एक्सप्लेन दैट एडमिनिस्ट्रेटिंग लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन रिसीविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड बिकॉज़ दे मेक देम मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। तो नर्स ने क्या बोला उसको कि भाई आपको है ना कि लाइव जितनी भी जो वैक्सीन है ना वो क्या है हो गई है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गई है, तो लाइव वाली जो वैक्सीन है ना वो आपको नहीं लगा सकते हम। क्यों दोस्तों, एक्चुअली में जब हम स्टेरॉइड चलाते हैं तो स्टेरॉइड चलाने के कारण लाइव वैक्सीन जो है ना वो खुद डिजीज कोज कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है वो क्या होता है, ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी को कम करता है, ये इम्यूनो सप्रेशन का काम भी तो करते हैं ना स्टेरॉइड। तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि जब कभी भी किसी भी बच्चे के अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है तो उस दौरान लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लाइव वैक्सीन उस टाइम क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सबसे हटकर एक लाइन है सिर्फ, which vaccines are safe for child to receive। अगर एक लाइन में क्वेश्चन आता तो कैसे आता कि which vaccines are safe for the child that is receiving corticosteroid या steroid, that is receiving steroid therapy, बस ठीक है। which vaccines are safe for the child, तो कौन सी वैक्सीन सेफ होंगी दोस्तों, भाई जो वैक्सीन लाइव नहीं है। कौन सी वैक्सीन सेफ होंगी, जो वैक्सीन लाइव नहीं है। तो कौन कौन सी वैक्सीन इसके अंदर लाइव नहीं है ये आपको बताना है। तो रूबियोला तो है लाइव, पर्टुसिस लाइव है नहीं है, तो पर्टुसिस लाइव नहीं है। ठीक है, वेरिसेला भी लाइव है, लेकिन इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस ये ओरल वाली नहीं है, ये भी क्या है दोस्तों। और टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सेफ है क्या, कौन कौन सी सेफ नहीं है, रूबियोला नहीं दे सकते, और क्या नहीं दे सकते दोस्तों, आपको वेरिसेला नहीं दे सकते। बाकी की जो तीनों चीजें हैं वो क्या हो सकती है दोस्तों, दे सकते हैं। ये तो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, तो ये भी दे सकते हैं, वैक्सीन तो नहीं है ये, लेकिन ये क्या इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये भी दी जा सकती है। तो बस इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज सेफ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लो दोस्तों, ये बात बताऊंगा फीवर वाला, कि कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो लाइव वैक्सीन है, वो लाइव वैक्सीन कब कब कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें ध्यान रखना।
कि लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कि भाई लाइव वैक्सीन कौन कौन सी लाइव वैक्सीन जो है वो कब कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। लाइव वैक्सीन कब कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कौन कौन सी नहीं, लाइव वैक्सीन कब कब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें लाइव वैक्सीन क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, पहला ध्यान रखना प्रेगनेंसी के अंदर दोस्तों लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, लेकिन आपसे पूछ ले कि एक वैक्सीन बताओ जो नहीं है, तो एक्सेप्ट पूछे तो ध्यान रखना येलो फीवर की वैक्सीन दी जा सकती है ना, बाकी की वैक्सीन नहीं दी जा सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा दोस्तों ध्यान रखना, ये पूछेगा किसी भी पर्सन के अंदर अगर सिम्टोमेटिक एचआईवी है, क्या है दोस्तों, एचआईवी वो भी सिम्टोमेटिक सिम्टम है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी वैक्सीन दी जा सकती है, तो सारी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी लाइव वैक्सीन, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट बीसीजी की जो वैक्सीन है ना दोस्तों, वो क्या होती है, वो दी जा सकती है। लेकिन न्यूबॉर्न जो होता है ना, न्यूबॉर्न के लिए अलग पॉलिसी है ये। न्यूबॉर्न अगर एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है ना, तो उसको हम बीसीजी भी दे सकते हैं, ओपीवी भी दे सकते हैं, और मीजल्स की जो वैक्सीन है दोस्तों वो भी दे सकते हैं। बीसीजी, ओपीवी और मीजल्स तीनों दी जा सकती है, क्योंकि इस बच्चे के अंदर इनके कारण जरूर डेथ हो जाएगी, चाहे एचआईवी के कारण होना हो, इसलिए ये ज्यादा प्रायोरिटी पर रखी जाती है। तो न्यूबॉर्न को तो एचआईवी होने पर हम बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स, ठीक है, ये दी जा सकती है। और सिंपल डायरेक्टली ये आ जाएगा सिम्प्टोमेटिक एचआईवी में तो बीसीजी की वैक्सीन। वैसे तो बीसीजी की वैक्सीन ज्यादातर 1 साल के बाद दी नहीं जाती है। ठीक है, तो तीनों भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी तीनों ले सकते हो, बीसीजी, ओपीवी और मीजल्स, तीनों ही लिख लो यार, ये लिख लो बस, छोड़ो न्यूबॉर्न का कंसेप्ट छोड़ो। 3 वैक्सीन याद रखो कि 3 वैक्सीन दी जा सकती हैं, बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स। बाकी की सारी जो लाइव वैक्सीन है दोस्तों वो क्या रहेंगी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगी। लेकिन ये 3 वैक्सीन क्या हो सकती है दोस्तों, दी जा सकती है, 3 वैक्सीन दी जा सकती है। थर्ड भाई स्टेरॉइड थेरेपी। ठीक है, थर्ड क्या है, स्टेरॉइड थेरेपी भी बताया। और चौथा, स्टेरॉइड थेरेपी के कारण क्या होगा, वही चौथा है, क्या होगा, इम्यूनो कंप्रेशन। ये 4 ऐसी चीजें हैं दोस्तों, ये आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि प्रेगनेंसी, सिम्प्टोमेटिक एचआईवी, स्टेरॉइड और इम्यूनो कंप्रेशन, दीज आर द 4 कंडीशंस वेयर लाइव वैक्सीन्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, विद सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन में आपको 2 याद रखने हैं, प्रेगनेंसी में येलो फीवर और सिम्प्टोमेटिक एचआईवी में बीसीजी, ओपीवी एंड मीजल्स। बस एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वैक्सीन दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फीवर। कोई ऐसी वैक्सीन है कि जो फीवर में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो एक वैक्सीन को ध्यान रखना, टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है दोस्तों वो क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड टुगेदर, एक 2 ऐसी वैक्सीन है जिनको दोबारा दोनों हम साथ नहीं दे सकते, येलो फीवर और कोलेरा। येलो फीवर और कोलेरा की जो वैक्सीन है दोस्तों उनको हम टुगेदर नहीं दे सकते। क्वेश्चन है कि 2 लाइव वैक्सीन है, क्या हम साथ दे सकते हैं, दे सकते हैं। एक लाइव देनी और एक किल्ड दे सकते हैं, दे सकते हैं। मल्टीपल वैक्सीन दे सकते हैं, दे सकते हैं। बस इन वैक्सीन का ध्यान रखना, एक्सेप्ट येलो फीवर और कोलेरा, ये वैक्सीन साथ नहीं दे सकते। तो 2 लाइव वैक्सीन भी टुगेदर दी जा सकती है, लाइव और किल्ड भी दी जा सकती है, और जो मल्टीपल जो वैक्सीन है दोस्तों वो भी दी जा सकती है। क्वेश्चन है कि वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एज, जो एज जो है 1 साल से कम के बच्चे में कौन कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ध्यान रखना, 1 साल से कम के बच्चे में हम येलो फीवर के वैक्सीन नहीं लगाते, मेनिंजोकोकल और न्यूमोकोकल। ठीक है, मेनिंजोकोकल, जोकोकल एंड न्यूमोकोकल, और न्यूमोकोकल की जो वैक्सीन है दोस्तों वो हम नहीं लगाते हैं 1 साल के बच्चे में। ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर हम जो किल्ड वैक्सीन है उसको कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं। क्या कि अगर कोई भी पेशेंट है उसको मैंने पहले लगाया है किल्ड वैक्सीन, उस लगाने के दौरान दोस्तों उस पेशेंट के अंदर सीवियर लोकल रिएक्शन हो गई, मतलब जहां लगाया वहां पे या पूरी बॉडी के अंदर जनरलाइज्ड क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, तो जनरल रिएक्शन और सीवियर, ध्यान रखना, सीवियर लोकल रिएक्शन कब हुई दोस्तों, जब हमने पिछली डोज लगाई, तो ड्यू टू प्रीवियस डोज। तो ऐसे पर्सन के अंदर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है भाई, इस कंडीशन के अंदर कभी भी हम क्या नहीं लगाएंगे दोस्तों, किल्ड वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अब कुछ है ना, कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई इस वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो थोड़ा सा ये देख लेना। ओपीवी भी कौन सी वाली, साबिन वाली। ओपीवी जो साबिन है दोस्तों उसका सबको पता है वीएपीपी होता है, वैक्सीन एसोसिएटेड
पैरालाइटिक पोलियो। ठीक है, तो सिंपल से पूछेगा कि भाई ओपीवी का मोस्ट कॉमन मतलब जो साइड इफेक्ट को देखने को मिलता है, कॉमन तो ये नहीं होता बट वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक, ये इसका क्या स्पेसिफिक साइड इफेक्ट पूछे तो। फिर दोस्तों एक पूछेगा वो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की भी कौन सी, किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो अगर किल्ड इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है उसको पूछे तो उसका ध्यान रख लेना, आपको जीपीएस याद रखना है। ठीक है, किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को कौन सा होता है दोस्तों, जीपीएस होता है। और मीजल्स का पूछे तो मीजल्स भी दे सकता है या फिर वो मीजल्स मम्स रूबेला दे सकता है या मीजल्स रूबेला दे सकता है, इसमें में लिखेगा वो तीनों। तो इसका होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। एक वो पूछे दोस्तों डीपीटी, तो डीपीटी का आपको याद रखना है, एक तो शॉक याद रखना है और एक हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिव, बस। ठीक है, ये याद रख लेना क्योंकि डायरेक्टली स्पेसिफिक पूछ सकता है वो भाई किसके अंदर कौन कौन सा होता है, कौन से के अंदर कौन सी वैक्सीन के अंदर कौन सा हो सकता है। तो ऐसा पूछ लिया तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कर सकते हो। अब मेन चीज भाई लाइव और जो किल्ड है उनका भी पता होना चाहिए ना, तो एक ट्रिक है वो याद रखना, बॉय BOY बॉय लव द वेरियस क्राइम, बॉय लव द वेरियस क्राइम, CRIM और A। ठीक है, ये बस आपको याद रखनी है। B फॉर सबको पता है, B फॉर BCG, O फॉर OPV। जानो ना, पोलियो लिखाने से कुछ नहीं होता, पोलियो में दोनों होती है, किल्ड भी होती है ये भी होती है, तो आपको OPV याद रखना है। Y फॉर येलो फीवर, L फॉर लव, लव फॉर लाइव, लव फॉर लाइव, और कुछ नहीं याद रखना। T फॉर दोस्तों टाइफाइड, ध्यान रखना टाइफाइड की भी वो पूछो कौन सी वाली, तो टाइफाइड को भी आपको याद रखना है दोस्तों, ओरल, कौन सी वाली, ओरल वाली जो होती है वो कौन सी होती है, लाइव होती है। इसके बाद में वेरियस, वेरियस का मतलब क्या होगा दोस्तों आपका, वेरिसेला, चिकन पॉक्स, वेरिसेला वैक्सीन, या फिर डायरेक्टली चिकन पॉक्स मिल सकता है वो, है ना। वैसे तो इसमें आगे C फॉर आपको ध्यान रखना है कोलेरा, यहाँ पे चिकन पॉक्स लिख सकते थे आप, कोलेरा कहेंगे, बट वेरियस अगर याद नहीं रखना चाहो तो कोलेरा कहेंगे, चिकन पॉक्स लिख लो। कोलेरा में ध्यान रखना कौन सी वाली, ओरल वाली, कोलेरा में कौन सी, ओरल वाली। R फॉर आपको याद रखना है दोस्तों रूबेला और रोटा वायरस। ठीक है, रूबेला एंड रोटा वायरस, रूबेला और रोटा वायरस। I फॉर दोस्तों इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में भी दोनों आती हैं, तो इन्फ्लुएंजा में ध्यान रखना है कौन सा, कोल्ड एडेप्टेड, कोल्ड एडेप्टेड, मेनली नेजल स्प्रे में प्रेजेंट होती है, नेजल स्प्रे फॉर्म में आती है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो आपकी लाइव है, कोल्ड एडेप्टेड है, कौन सी फॉर्म में आती है दोस्तों आपकी ये। ठीक है, M फॉर क्या आएगा, तो M फॉर तो सभी जानते हैं मीजल्स और मम्स, मीजल्स एंड मम्स। और E फॉर आता है एपिटाइपस, एपिटाइपस। एक और याद रखनी है भाई, ठीक है, बॉय लव द वेरियस क्राइम। एक और याद रखनी है भाई, जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस दोनों में होती है, ध्यान रखना, लाइव में भी होती है और किल्ड में भी होती है, लेकिन फिर भी आपको मैं से नहीं लिखा रहा हूँ, दोनों में लिखाना जरूरी है ना, तो ध्यान रखना। B फॉर BCG, O फॉर OPV, Y फॉर येलो फीवर, B फॉर BCG, O फॉर OPV, Y फॉर येलो फीवर, लव फॉर लाइव, T फॉर टाइफाइड, B फॉर वेरिसेला, C फॉर कोलेरा, R फॉर रूबेला एंड रोटावायरस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड मम्स, और ये एपिटाइपस, और एक सबका G और लगा दो इसके भाई, तो G फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों, जापानीज एनसेफेलाइटिस, क्योंकि इसमें बच्चे लिखवाते नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है दोस्तों वो लाइव में भी क्या होती है, अवेलेबल होती है, जापानीज एनसेफेलाइटिस लाइव में भी होती है, अवेलेबल होती है। इसके बाद हम देखते हैं किल्ड, किल्ड देखते हैं इसके बाद हम। किल्ड वैक्सीन में तो बताओ, आप लोग बताओ कौन कौन सी हो सकती है। तो पहले जापानीज एनसेफेलाइटिस, मैंने आपको पहले बताया कि जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है दोस्तों किस पे होती है, दोनों में होती है। ठीक है, जापानीज एनसेफेलाइटिस की होती है। इसके अलावा आईपीवी, आईपीवी भी लिख सकता है वो, या FIPV भी लिख सकता है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड जो पोलियो वैक्सीन है वो भी है, या इसको साल्क भी बोलते हैं, या फिर दोस्तों फ्रैक्सेंट भी आती है, तो साबीन लिख लेना ना इसमें, ओपीवी लिख सकता है या साबीन भी लिख सकता है वो। तो आईपीवी लिख सकता है, फ्रैक्सेंट इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, FIPV भी लिख सकता है या साल्क भी लिख सकता है, तो तीनों में आपको याद रखना है कि यही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको हेपेटाइटिस A,
कौन सी वैक्सीन? हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी इसमें आती है, ठीक है। इसके अलावा टिक बोर्न एनसेफेलाइटिस, टिक बोर्न एनसेफेलाइटिस, टिक बोर्न एनसेफेलाइटिस भी इसके अंदर क्या होती है? उसमें मौजूद होती है, ठीक है। जापानी एनसेफेलाइटिस मैंने बताई दिया आपको। और इसके अलावा रेबीज की वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन दोस्तों? रेबीज की वैक्सीन। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा नहीं लिखा है ना, इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी मैंने आपको बताया दोस्तों, इन्फ्लुएंजा भी इसमें क्या होगी? मौजूद होगी। इसके अलावा प्लेग और एक P4 होता है पर्टुसिस, क्योंकि पर्टुसिस मैंने बताया था आपको डीपीटी की वैक्सीन में पर्टुसिस दोनों के अंदर आती है, ठीक है, पर्टुसिस। एक दोस्तों टाइफाइड, टाइफाइड भी दोनों में होती है ना, टाइफाइड इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। तो ये 8 वैक्सीन आपको याद रखनी है, ज़्यादातर 8 लिखाते नहीं है, लेकिन आपने सारी लिखा दी है तो आपको याद रहेगा इसका, ठीक है। इसकी एक टेक्निक भी है याद करने की, जो मैंने बनाई हुई है, वैसे याद रखना चाहो तो वैसे याद रख लो, हिट जिरिप्ट, JRIPP और T, ठीक है। इस टेक्निक से भी आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों? याद रख सकते हो। जैसे देखो H फॉर हेपेटाइटिस, I फॉर IPV हो गया, T फॉर फिर टिक बोर्न एनसेफेलाइटिस हो गया, J फॉर जापानीज एनसेफेलाइटिस हो गया, R फॉर क्या हो गया आपका? R फॉर रेबीज है, रेबीज हो गया, ठीक है। फिर P फॉर प्लेग या फिर पर्टुसिस हो गया, T फॉर फिर टाइफाइड हो गया, एक आई और आता है जिप्ट में, तो वो हो गया आपका इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये टेक्निक भी याद कर सकते हो। पहले 3-4 ही याद करते थे, बट आजकल भाई थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आए और आप लोग कंफ्यूज हो जाओ हो कि सर मैं तो गया काम से। अब मैंने आपको एक बार टेलीग्राम पे ट्रिक बताई थी दोस्तों कि कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जो लाइव भी होती है और किल्ड भी, दोनों फॉर्म में होती है, मतलब सिंगल वैक्सीन नहीं होती है, ध्यान रखना। मतलब लाइव वाले फॉर्म में भी अलग वैक्सीन आती है और किल्ड वाले फॉर्म में अलग वैक्सीन आती है। तो कुछ वैक्सीन आती हैं तो बोथ लाइव एंड किल्ड वैक्सीन, वैक्सीन्स व्हिच आर अवेलेबल इन, ऐसे लिखो, वैक्सीन्स which are available in, which are available in both live and killed form, लाइव एंड किल्ड फॉर्म के अंदर, दोनों के अंदर जो वैक्सीन है दोस्तों वो अवेलेबल होती है, वो आपको बताना है। तो उसकी मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी आपको कि आप जैसे छोटे प्यारे इंसान, आप सभी क्या हो? छोटे प्यारे इंसान ही हो। क्या जीतोगे भाई? टेस्ट करते हो, जीतोगे टेस्ट, क्या जीतोगे? टेस्ट जीतोगे। आप जैसे छोटे प्यारे इंसान टेस्ट जीतोगे। तो 5 वैक्सीन आपको याद रखनी है। छोटे CH, छोटे CHO, छोटे मतलब CHOTT, छोटे, तो कोलेरा, कोलेरा। प्यारे, तो P फॉर प्यारे, प्यारे की पोलियो, पोलियो दोनों में आती है। इंसान, इन्फ्लुएंजा, इंसान। जीतेंगे, जापानीज एनसेफेलाइटिस जीतेंगे। तो T फॉर टाइफाइड, टाइफाइड का क्या आएगा आपका? टेस्ट का टाइफाइड, ये हो गया, ठीक है। ये ध्यान रख लेना भाई आजकल, ठीक है। या PC जीत भी आप कर सकते हो, ये ज्यादा छोटा अगर बनाना चाहते हो तो ऐसे, ठीक है। कौन जीत गया? PC, पर्सनल कंप्यूटर जीत गया आपका, तो PC जीत भी आप इसको याद कर सकते हो। तो आपका अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बस इतना पढ़ लो और बाकी के सब आप, वैक्सीनेशन की क्लासेज हैं मेरी, 4 क्लासेज 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे हैं, तो उसमें जाके आप डिटेल में वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। तो ये मैंने आपको इसमें लिखा है, नहीं लिख लो इसमें, कि पर्टुसिस, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस एंड टिटनस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अगर कोई पर्सन क्या ले रहा है? स्टीरॉयड ले रहा है तो भी वो ले सकता है। या सिंपल से एक लाइन लिख लो यार, लिखो, लाइव वैक्सीन्स आर contraindicated during लिखो प्रेगनेंसी, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, एक्सेप्ट येलो फीवर, एक्सेप्ट येलो फीवर, कोमा, स्टीरॉयड थेरेपी एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो, और बाकी मैंने डिटेल में आपको लिखवा दिया, कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ठीक है। इसमें चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, बस सेफ कौन कौन सी हैं। तो किल्ड है वैसे तो, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखने की कोई यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यों लिखोगे आप। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया ही है कि लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, किल्ड क्या है दोस्तों? सेफ है,
इसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई टिटनस की जो वैक्सीन वो क्या करती है, लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव जो इम्यूनिटी है दोस्तों वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा था हमने कि 1 साल का ओल्ड इन्फेंट है, उसका हीमेटोक्रिट का जो लेवल वो लगभग कितना रहेगा, 29 से और 41% के अबाउट रहेगा, और रेंज जो है वो लगभग 36% रहेगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन था दोस्तों कि 6 वीक का बेबी है और वो उसका जो पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चा हेल्दी क्यों है, तो क्यों है कि भाई एंटीबॉडी जो होती है वो एक तो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे में जाती है और एक किससे जाती है दोस्तों, आपकी मदर से जाती है। और एक कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट का बेबी है और उसको गैवास फीडिंग क्यों देते हैं, ताकि उसकी जो एनर्जी है उसको क्या कर सके, कंजर्व कर सके, जो कि वो सकेंड में यूज करेगा। इसके बाद में एंटीबायोटिक जो दी है तो उसको भाई अच्छे से यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप एंटीबायोटिक दे नहीं रहे हो। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी बच्चे का कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है तो मॉनिटर द साइट फॉर द ब्लीडिंग, तो जो साइट है दोस्तों उसको आप ब्लीडिंग के लिए क्या करोगे, आप मॉनिटर करोगे। तो मॉनिटर द साइट फॉर ब्लीडिंग वुड बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर से आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।